जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। 6th क्लास के एनसीईआरटी में आज हम 8th चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें क्या है हम आगे जानने वाले हैं। पेशेंस रह करके आप हर एक चीज को पढ़ना, मन लगा करके। हिस्ट्री को जानने के लिए आपको थोड़ा उसके बारे में जानना होगा। जैसे जैसे आप जानते जाएंगे हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट आते जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, जैसे हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले कि इसका नाम क्या है, तो 8वें चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। यहाँ पर स्टूडेंट के मन में क्या सवाल जवाब है हम ये भी देखते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, यहाँ पर प्रभाकर कोई स्टूडेंट है। प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था और यहाँ से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है। लोहे के औजार और खेती, ये यहाँ पर इसका हेडलाइन है। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। आज लगभग देखते होंगे, लगभग हर एक चीज पर लोहा कहीं ना कहीं यूज किया गया है। यह ज्यादातर से जो चीजें हम यूज करते हैं उसमें लोहा होता है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कौन से उपमहाद्वीप? हमारे वाले उपमहाद्वीप की बात की जा रही है जहां पर हमारी इंडिया है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनका इस्तेमाल कृषि उत्पादन के लिए बढ़ गया था। तो देखिए यहाँ पर इमेज भी दिया हुआ है। यहाँ पर ये लोहे की बनी हुई कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पर अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर केवल अभी बातें चल रही हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे कि सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयुक्त साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो इसको यहीं पर छोड़ दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विल्लाल और साधारण हलवाहों को उड़गर और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। प्राचीन टाइम पर जो गांव में रहते थे उन्हें 3 टाइप का बांटा गया था, या 3 तरह के लोग रहते थे। ये दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के गांव के बारे में बात चल रही है। जो तमिल वाला क्षेत्र था वहां पर जो बड़े भूस्वामी रहा करते थे, इनके पास ज्यादा जमीन रहा करती थी, तो उन्हें यहाँ पर विल्लला कहा गया और साधारण हलवाहों को उड़वार कहा गया। यहाँ पर इन शब्दों को याद रखना, भूस्वामी को विल्लला और हलवाहों को उड़वार। जो भूमिहीन मजदूर और दास थे उन्हें कडेसियार और अदिमई कहा गया। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का सरपंच होता है तो वही उस टाइम पर ग्राम भोजक कहलाता था। और किधर, ये देश के उत्तरी हिस्से वाले की बात की जा रही है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पर बताया जाए, इसको भी आप टिक कर लेना। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे।
यानी कि यह पद आनुवांशिक था। जो ग्राम भोजक वाला पद था ये आनुवांशिक था, ये आपको अपने नोट में ऐड करना है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, ये याद रखना है। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो भूस्वामी हुआ करते थे, जो ग्राम भोजक कहलाते हैं, तो उन्हें ही यहाँ पर जब राजा क्या करते थे, कई बार न्यायाधीश का काम दे देते थे और कई बार पुलिस का काम भी दे देते थे। तो ये कुछ यहाँ पर उनकी विशेषताएं बता दी गई हैं और इन्हें ही आपको याद रखना है। ये चीजें एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे, ये याद रखना है। जो और स्वतंत्र कृषक थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी उनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी होती थी। तो ये याद रखना है एग्जाम के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। पिछले चैप्टर में आहत सिक्के के बारे में भी बात हुई थी। हम यहाँ पर उसके बारे में भी जानेंगे कि यह आहत सिक्के क्या हैं। देखिए, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। सिक्का या तो आयताकार है या गोलाकार है या वर्गाकार है। यहाँ पर आपको ये तो पता होगा कि आयताकार वर्गाकार क्या है। आयताकार ये हुआ, ये वर्गाकार है और ये गोलाकार है। तो इस तरीके के सिक्के रहा करते थे। ये कैसे बनते थे? तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। कुछ नहीं लिखता था, ठप्पे से बस चित्र बना हुआ रहा करता था, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। तो आहत सिक्के क्या है, यहाँ पर ये भी पता चल गया। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है और ये भी हो सकता है कि आपके मेंस में भी पूछ सके, तो ये याद रखना। ये सिक्के, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले हैं। इसका चित्र नीचे दिया गया है। ये जो देख रहे हैं ये आहत सिक्के हैं। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। या तो ये चांदी के हैं या ये तांबा के हैं। अब इनको क्या है कि चित्र बनाने के लिए इसको ठोका जाता था, कुछ स्टाम्प टाइप का लगाया जाता, जैसे बता दिए कुछ ठप्पे लगाए जाते थे, तो आहत करना, ये इसी वजह से इसका नाम आहत सिक्का पड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। ये कोई कविता लिखी गई है और ये संगम साहित्य से लिया गया है। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। तो यहाँ पर आपने इसे पढ़ा। फिलहाल ये इतनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी एग्जाम के लिए। इसके बाद टॉपिक है नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। जो नगर थे अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। क्या क्या गतिविधियां होती थी, अब इस पर ध्यान देते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, इसको देखना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल में मथुरा लिया गया। मथुरा क्यों इंपॉर्टेंट है देखेंगे। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। जो मथुरा है वो 2500 साल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि यहाँ यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यहाँ से आना जाना बहुत अच्छा हो सकता था, व्यापार भी बहुत अच्छे से हो सकता था। इस वजह से मथुरा काफी इंपॉर्टेंट था।
इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। तो यहाँ तो पूरा कंप्लीट हो गया, उत्तर पश्चिम से पूरब की तरफ और दूसरा उत्तर से दक्षिण की तरफ। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का यहाँ पर केंद्र था। तो मथुरा क्यों फेमस था 2500 साल पहले? मूर्तियां बनाने के केंद्र था इस वजह से भी, और एक व्यापार हो सकता था और यातायात बहुत अच्छे से हो सकता था इस वजह से। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ये एग्जाम के लिए याद रखना है कि कुषाणों की ये दूसरी राजधानी थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यह बौद्ध विहार, जैन विहार है। यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन विहार भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो मथुरा तो आज भी कृष्ण भक्ति का आज केंद्र है, और इसके अलावा बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी यहाँ पर हैं। ये आपको याद रखना है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हुए हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर ये मथुरा में जो मूर्तियां मिली हुई हैं उन पर जो संक्षिप्त में बातें लिखी हुई हैं उनके बारे में कहा गया है। ये आपको एग्जाम के बेस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा रटना भी नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान देना है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले और माला बनाने वालों तथा इत्र बनाने वालों का उल्लेख है। तो मथुरा के जो अभिलेख मिले हैं उनमें किसका किसका उल्लेख है ये आपको पता होना चाहिए, मन में सवाल आना चाहिए। तो ये भी आप एग्जाम के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हल्का, वो आप एक दो बार थोड़ा देख लेना, बहुत ज्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शिल्प और शिल्पकार। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पूरे स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत सी पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। उपमहाद्वीप के उत्तरी वाले भाग में उत्तरी काले चमकीले पात्र मिले हुए हैं और उसका नाम उत्तरी काले चमकीले पात्र ही रख दिया गया है। ये पात्र क्या है इसके बारे में यहाँ पर लिख दिया गया है, जैसे NPBW कहा, यहाँ पर शॉर्ट में इसे NBPW भी कहा गया है। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाला पात्र है। कठोर भी है, चाक निर्मित है, चाक से निर्मित किया गया है, धातु की तरह दिखता है पर धातु नहीं है, और चमकदार काली इसकी सतह है। ये इस टाइप का पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। तो ये उत्तरी काले चमक पात्र वाले के क्या गुण थे, ये क्या खासियत थी, ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद ध्यान रहे अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। तो पहले वाराणसी और मदुरै ये दोनों कपड़ा बनाने के लिए फेमस थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। यहाँ पर श्रेणी जैसा शब्द यूज हुआ है, जैसे कि जो अनेक शिल्पकार थे अलग अलग टाइप के शिल्प बनाते थे, तो ये लोगों ने अपना अपना एक ग्रुप बना लिया, संघ बना लिया, और उसी ही श्रेणी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, टिक कर लेना। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। तो शिल्पकार की जो श्रेणियां रहते थे, काम का प्रशिक्षण, कच्चा माल उपलब्ध और तैयार माल का वितरण, इतना काम था। ये भी आपको याद रहे, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी।
श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। तो जो व्यापारियों की जो श्रेणी थी वो क्या क्या काम करती थी यहाँ पे लिखा है, और श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, क्यों करती थी ये भी लिखा है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइनें आप टिक कर लेना, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है सूत काटने और बुनने के नियम। तो ये क्या है इस पर देखते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। तो अर्थशास्त्र में जो चीजें लिखी हुई हैं उनकी कुछ लाइनें यहाँ पर हमें बताई गई हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। ये अर्थशास्त्र में कहा गया। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम और अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। तो ये सूत काटने और बुनाने के काम में किन किन को लगाया ये भी पता चला, और किन किन चीजों से बनाया जा, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन, इनको तैयार करने के लिए इन लोगों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। तो जो महिलाएं घर पे रहती थी या अपने काम पे लगी रहती थी उनकी अपनी दासियां रहा करती थी, तो वो लोग कच्चा माल मंगवा लेती थी, फिर उन्हें तैयार करती थी और फिर भिजवा देती थी दासियों के हाथ। वे औरतें जो कारखाना तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो ये बातें सूत काटने और बनाने के अपने नियम के अनुसार वहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद है सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं। इस इमेज में लिखा हुआ है अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। इसका मतलब ये बर्तन है जिसमें कुछ अभिलिखित हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो तमिल ब्राह्मी अभिलेख किसे कहा जाता है ये आपको पता चल गया। यहाँ पर हम अरिकामेडु के बारे में लेकर के बात करेंगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। तो अरिकामेडु क्या था ये भी 2200 साल पहले या प्राचीन टाइम पे अरिकामेडु क्या था ये आपको पता होना चाहिए। ये एक पत्तन था, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको यहाँ पर स्टिक करना है। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो ये यहाँ पर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूरी लाइनें इंपॉर्टेंट है। कैसे? अरिकामेडु प्राचीन टाइम में क्या था? एक पत्तन था। दूर दूर से वहां पर जहाज आते थे, सामान उतारते थे और पास में ही उसके ईंटों से बना एक ढांचा था जिसका यूज गोदाम के रूप में किया जाता था। और यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एम्फोरा जैसा पात्र मिला है। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहां पर ये पात्र मिला था और यहाँ पर भी मिला है। इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये इटली का एक शहर है एराटाइम और उसी के नाम पर ये पड़ा हुआ है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि चिकनी मिट्टी लगाया गया, उस पर फिर सांचे से उसमें मुहर लगाया गया।
तो ये कुछ खासियत है जो आपको याद रखना है एग्जाम के बेस पर। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये रोम में बनाए गए, लेकिन बनाए गए थे इंडिया में ही। यहाँ रोमन लैब, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हुए हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हुए हैं, कि आप यहाँ जान लें। इसके अलावा बाकी उसको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया एक विवरण। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम की एक कहानी है। चलिए देखते हैं क्या चीज है ये। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। बेरी गाजा कोई संकरी खाड़ी है जहां से अगर नाव चलाया जाए तो उसमें बहुत मुश्किल होती थी। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथीदांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो बेरी गाजा खाड़ी से क्या क्या आयात होता था और क्या क्या निर्यात होता था, ये आपको थोड़ा याद रखना है। प्राचीन टाइम में ये क्या था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। आपके एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो हमने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। हाँ, हमने पढ़ लिया। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ज्यादातर से थालियां मिली, कटोरी मिली है, इतनी अच्छी कटोरी एक जगह पे बनी है, वहीं आसपास है तो बात ठीक है। लेकिन बन यहाँ रही है, किसी दूसरे राज्य में मिल रही है, दूर दूर जगहों तक मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये व्यापार करते रहे होंगे, तभी ऐसा मिला है। ये ऐसा विचार कर रहे हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की डिमांड थी, इसे काला सोना कहा जाता था उस टाइम पर, प्राचीन टाइम पर। ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ये टिक कर लेना, इसे एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में रोमन के सिक्के मिले हैं, रोम में जो रहा था। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो रोम के साथ व्यापार हुआ या नहीं हुआ, ये रोम के मिले सिक्के से पता चलता है। व्यापार से जुड़ी एक कविता है यहाँ पर। फिलहाल ये कविता को आप छोड़िए, कविता एग्जाम के हिसाब से क्या ही पूछेंगे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। केवल जान लें, इसके अलावा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समुद्र तटों से लगे राज्य। समुद्र तटों से कौन कौन से राज्य थे और क्या बताते हैं, अब इस पर देखते हैं। उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। वैसे तो बहुत सारे मैदान हैं नदी के मैदान, पर उनमें से नदियों के मैदान के जो इलाके हैं उनमें कावेरी का जो मैदान है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं, इनके पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। यहाँ पर मूवेंदर की चर्चा मिलती है, ये क्या है हम आगे जानते हैं। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है।
तो मूवेंदर का मतलब क्या है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती। मूवेंदर क्या है, तमिल शब्द के इसका मतलब 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों की मुखियाओं के लिए किया गया है। ये चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो किनके लिए, चोल, चेर और पांड्य राजाओं के लिए ये यूज किया गया है। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलोकपत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। बताया गया कि इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2 सत्ता के केंद्र थे, मतलब 2 जगहों से ये अपना सत्ता चलाते थे। और इनमें एक तटीय वाला हिस्सा आता था और एक अंदरूनी वाला हिस्सा। जरूरत पड़ने पर तटीय हिस्से का यूज किया जाता था, बाकी अंदर वाला हिस्सा। तो एक चोलोकपत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम था और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप फोकस करना एग्जाम के हिसाब से। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा से कविताएं लिखी, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रत्न, सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, मतलब एक बार पढ़िए फिर छोड़िए। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। ये याद रखना, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी, श्री सतकर्णी था या सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वो क्या अभिलेख है, देखिए। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो ये दक्षिणापथ के जो स्वामी कहे जाते थे, सातवाहन के राजा को कहा गया है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ये भी ध्यान रखें। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो जो इम्पोर्टेंट था उन चीजों को हम बता दिए कि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं, वो आप पढ़ेंगे, आप भी आसान भाषा में समझ पाएंगे। यहाँ पर रेशम और कुषाणों के बारे में कुछ बताया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों पर से उन्हें कर, शुल्क, तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले किसके बारे में बात कर रहे हैं, दक्षिणापथ के बारे में बात कर रहे हैं या रेशम मार्ग के बारे में। ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे, और इसी वजह से जब रास्ते से गुजरते थे ये व्यापारी तो कर देते थे या शुल्क या उपहार देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग की बात कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में सिल्क रूट कहा जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कुषाण। ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमेतर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। तो एग्जाम के हिसाब से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके जानकारी के हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 6th क्लास के बच्चों को जितना नॉलेज देना चाहिए उस हिसाब से। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए क्लास में। आज के लिए तब तक के लिए जय हिंद।